अब हम पढ़ने वाले संधि के बारे में। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी इसकी जो डेफिनेशन वो होती है कि प्रथम पद और द्वितीय पद को जोड़ना ही संधि कहलाती है। अब ये तो होगी सरल। अब इसके अंदर जाते हैं, इसकी डेप्थ के अंदर जाते हैं कि प्रथम पद कौन सा, प्रथम पद कौन सा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, राम प्लस ईश्वर, तो राम प्लस ईश्वर यानी ये प्रथम पद है। इस प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण होगा उसको जोड़ना है, और इस द्वितीय पद, इसको हम उत्तर पद बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं, इसका जो पहला वर्ण है इसको जोड़ना है, यानी पहले वर्ण का लास्ट वाला शब्द, दूसरे वर्ण का पहले वाला शब्द, इन दोनों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो संधि आपको क्लियर हो गया होगा, पहले पद को और दूसरे पद को, ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण ही जोड़ना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक, जैसे अब यहाँ पर अब देखते क्या लिखा हुआ है, जब जो दो वर्णों को जोड़ने का काम करता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब दो या दो से ज़्यादा स्वर व्यंजन विसर्ग के मेल को जोड़कर संधि कहते हैं। ठीक है, जो ये वर्ण हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाए, ये जो वर्ण दिखाई है, ये वर्ण कैसे है, ये दोनों ही क्या एक प्रकार के स्वर। अब ये स्वर क्या होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बेसिक वाली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पर आपको जो बेसिक ऑफ संस्कृत मैंने पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। देखो, बेसिक ऑफ संस्कृत पूरा कंप्लीट चैप्टर है, यहाँ पर बेसिक भी है, उसके साथ पूरा चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था संस्कृत वर्णन परिचय। तो हम आपको माहेश्वरी सूत्र यहाँ पर दिखा रहे थे, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र के ही अंदर हमने बताए थे आपको यहाँ पर 9 प्रकार के स्वर। देखो, ये स्वर हम पहले बता चुके थे कि अच प्रत्यार, मतलब जो भी अच प्रत्यार के अंदर जो जो वर्ण आते हैं वो सारे स्वर होते हैं। जैसे ए, आई, ऊ, री, ली, ए, ओ, तो ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो इन अगर आप स्वरों को जोड़ते हो, अगर आप स्वरों का मेल कराते हो, जैसे दोनों भी क्या है, स्वर है, अगर इन स्वरों का मेल कराते हो तो स्वर संधि होगा। अगर एक स्वर एक व्यंजन का मेल कराते हो, या दोनों व्यंजनों का मेल कराते हो तो व्यंजन संधि होगा। और व्यंजन और स्वर का मेल कराते हो तो भी विसर्ग संधि होगा, और विसर्ग का से मेल कराते हो तो विसर्ग संधि होगा। ठीक है, इनका अभी हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देंगे। अभी आप समझ लीजिए कि चाहे स्वर जोड़ रहे हो, चाहे व्यंजन जोड़ रहे हो, चाहे विसर्ग जोड़ रहे हो, जोड़ना क्या है, संधि है। ठीक, देन हो गया विच्छेद। देखो, संधि का मतलब होता है जोड़ना, और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। ठीक, अलग करना। अब संधि विच्छेद, संधि में दो पदों का मूल रूप ही पृथक अलग कर देना है। ठीक है, इस कॉल्ड संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है, जो भी दो शब्द होता है उसको हम ब्रेक करना है, क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, राम और ईश्वर को जोड़ दिया तो संधि करा दी। अब राम ईश्वर को यहाँ पर हम फिर से भी तो ब्रेक कर सकते हैं, एक बार जोड़ रही तो एक बार ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये संधि हो गई, और ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो गया। तो इस तरह से समझो। देन इसके बाद हम कुछ और नोट पॉइंट देखते हैं, और नोट पॉइंट क्या लिखे हुए हैं कि वर्णों के मेल को, कह रहा हूँ वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। सी दो वर्ण मेल हो गए तो संधि हो गई। देखो, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना कि संधि क्या होती है। संधि आपको याद रखना है कि पहला पद और द्वितीय पद, मतलब पहले पद का लास्ट वर्ड और द्वितीय पद का फर्स्ट वर्ड, उनको जब मिलाया जाता है तब उनको हम संधि कहते हैं। ये आपको बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी होगी कि वर्णों के इस मेल में होने वाले लोप, आगम, मित्रवत, आदेश, सूत्रवत और विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन बताई है कि कोई चीज़ में चेंज हो रहा है। जैसे हमने एग्जांपल फिर से ये बताते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस ई, तो इनका क्या होगा, ए में कन्वर्ट हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया। कभी कभी किसी का लोप भी होगा। ठीक है, कभी कभी कोई नया शब्द भी बनेगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम किसी चीज़ की संधि कराते हैं, कोई नए शब्द बनता है, कोई परिवर्तित होता है, किसी का लोप हो रहा है, तो ये सब चीज़ देखी जाती है। देन यहाँ पर पाणिनि के अनुसार, अब ये पाणिनि कौन है, तो मैं बेसिक वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हो ना, जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, बेसिक पढ़ाया, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 संस्कृत वर्णन परिचय पढ़ाया, उसके बाद संज्ञा प्रकरण पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उपसर्ग भी पढ़ा सकता था और प्रत्यय भी पढ़ा सकता था, या फिर एक और जो चैप्टर आता है, ये सारे चैप्टर में पढ़ा सकता था। लेकिन मैंने सीधा संधि स्टार्ट किया। क्यों संधि स्टार्ट किया, क्योंकि जो संधि है ना वो आपका काम आएगा। अगर आप संधि एक बार समझ लेते हो तो ये बाकी के चैप्टर में भी आप इसको लगा सकते हो, आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, मैं एक ऐसे सिक्वेंस से चल रहा हूँ जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो पाणिनि के अनुसार क्या है कि पहले वाला वर्ण तथा बाद वाले वर्ण की अत्यंत समीपता को ही संहिता संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, पर सन्निकृत संहिता, ये हमने संज्ञा प्रकरण के अंदर भी देखा था। चलो मैं एक बार उसके अंदर भी दिखा देता हूँ आपको कि संधि क्या होती है, पर सन्निकृत संहिता। ये रहा, देखो, संहिता संधि जिसको हम, इसका पर्याय हमने बताया था कि संहिता संज्ञा को ही हम संधि भी कहते हैं। ठीक है, और इसके भी हमने सूत्र बताया था, पर सन्निकृत संहिता, मतलब वर्णों को अत्यंत समीपता को ही हम क्या कहते हैं, संहिता संज्ञा या फिर संधि कहते हैं। वही पाणिनि जी बता रहे हैं, पर सन्निकृत संहिता। ठीक है, वर्णों के अत्यंत समीपता को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर संधि कह रहे हैं।
देन इसके बाद हम बात करते हैं वर्ण संधान संधि। तो वर्णों के संधान संहिता कहलाता है, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वही वाली बात है कि वर्णों का संधान कर रहे हो, वर्णों को आपस में मिला रहे हो, तो उससे क्या, उसी को हम संधि कह रहे हैं। और संधि के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे राम प्लस ईश्वर, यहाँ पर एग्जाम्पल है देखो, पूर्व प्लस उत्तर पद। जैसे मान लो ये वाला पद कौन सा हो गया, ये मान लो ये पूर्व पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया, और ये वाला हो गया उत्तर पद हो गया। तो उत्तर पद और पहले पद मतलब पूर्व पद का यहाँ पर अंतिम वर्ण और उत्तर पद का यानी दूसरे पद का यानी जो पहला वर्ण है, इनको मिला देने से क्या हो जाता है, हमारा संधि हो जाता है। ठीक है, अब संधि के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम समझाएंगे, ऐसा मत समझना सर इनको समझाइए आपने कैसे लिख रखा है, तो ये अभी हम समझा देंगे। ठीक है, जब आप संधि के जो भेद पढ़ेंगे ना, तो इनके अंदर ही आप समझा देंगे। वैसे तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई नहीं, अभी हम फिर से इनको एक बार और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपके लिए बेनिफिट है कि मैं एक बार आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ, दूसरी बार नोट से समझा रहा हूँ, तो आपको डबल एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है, डबल तरीके से आप चीज़ों को समझते हो। तो व्याकरण में शास्त्रीय ग्रंथों में संधि 5 प्रकार की है। देखो, अगर आपसे पूछे कि संधि कितने प्रकार की है, अगर एमसीक्यू में 5 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन नहीं है, तो आपको 5 को टिक मारना है, क्योंकि हम 3 संधि के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि शास्त्र ग्रंथों में 5 प्रकार के यहाँ पर संधि को स्वीकार करने की चर्चा है, यानी पंच संधि प्रकरण। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पंच संधि प्रकरण, यानी कि 5 प्रकार की संधि को यहाँ पर प्रकरण किया है, बात की है, जिक्र किया है। ठीक है, तो 5 प्रकार की संधि होती है, लेकिन हमको पढ़नी यहाँ पर 3 ही होती है, क्योंकि 3 ही हमारे यहाँ पर काम की आती है। जैसे पहली होती है स्वर संधि। अब स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वर संधि के अंदर ही सारे हमारे जो स्वर होते हैं ना, ए ऐ उ ईन, क्योंकि ये अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंदर हमारे 9 स्वर आ जाते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारा प्राकृतिक भाव संधि। अब इस प्राकृतिक भाव संधि का मतलब होता है जिसके रूप में कोई परिवर्तित ना हो। आपको समझना नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि जो प्राकृतिक भाव संधि होती है उसको हम अच संधि या स्वर संधि के अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों को मिलाकर हम एक ही कहते हैं, ऐसे समझो। कि फिर होता है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, यहाँ पर व्यंजन शब्दों का मेल होता है, तो इसलिए हम इसको हल संधि भी कह सकते हैं। ठीक, देन तीसरा होता है विसर्ग संधि, एंड चौथा होता है विसर्ग, एंड पांचवा होता है स्वय आदि संधि। अब स्वय आदि संधि को हम विसर्ग संधि के अंदर समाहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। मुख्य 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब थोड़ा इनको और समझने की कोशिश करो। स्वर संधि है क्या थी, देखो संधि का मतलब तो था जोड़ना। अब यहाँ पर आ गया स्वर, यानी स्वरों को जोड़ना, मतलब जहाँ पर स्वर जुड़ रहे तो वो स्वर संधि कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी संधि है। सर सिंपल है, हम चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लोगे कि जो 2 वर्णों का मेल हो रहा है, 2 वर्णों को हम जोड़ रहे हैं, कि वह क्या वो स्वर है, क्या वो विसर्ग है। ठीक है, अगर वो स्वर होंगे तो हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आपके लिए, जब 2 स्वरों को आपस में जोड़ रहे हो और वो स्वर कैसे हो, सॉरी स्वर क्या मतलब, वो जो स्वर हो तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा उप एंड उप प्लस इंद्र, तो उप का जब आप यहाँ पर ब्रेक करते हो इस पै को, तो इसके अंदर से ए निकलेगा और इसके अंदर ई निकलेगा, दोनों क्या है, स्वर है। जब दोनों स्वर को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्वर संधि कहलाता है। सर हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आए, चलो अभी बताता हूँ, पहले एक और देखते हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि के अंदर स्वर और व्यंजन को जोड़ सकते हैं, और व्यंजन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के अंदर स्वर और विसर्ग को जोड़ सकते हैं, विसर्ग और विसर्ग को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है आपके पास कि स्वर विसर्ग और व्यंजन के संधि के अंदर पहचानो, देखो विसर्ग को तो आप नॉर्मल पहचान लोगे कि जिसके अंदर ये 2 डंडा हो, जिसके अंदर ये 2 डंडा हो वो विसर्ग होगा, आप इसे नॉर्मली पहचान सकते हो। बात आती है स्वर और व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन आप पहचान नहीं सकते भाई, जिसके अंदर व्यंजन लगा हो। व्यंजन क्या होता है, ये कै भी एक व्यंजन है, खे भी एक व्यंजन है, गे भी एक व्यंजन है। ठीक है, अगर किसी के साथ एक भी व्यंजन आ रहा है तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी, अगर दोनों स्वर है तो वो स्वर संधि कहलाएगी, अगर स्वर के साथ एक ही व्यंजन आता है तो वो व्यंजन संधि। कितना सिंपल है। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल से आपसे समझाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, यहीं नोट्स में लिख दिया है कि पहले देखो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे वाक प्लस ईस है, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, शायद आपको ना समझ आए। देखो स्वर संधि का एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं पहचान सकता है। जितने भी स्वर है, अगर स्वर आपस में मिल रही तो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया बाग प्लस ईस, बाग प्लस ईस, तो अब मैं बोलता हूँ कि हम कै को मिलाएंगे और प्लस ई को मिलाएंगे, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, देखो ये क्या एक व्यंजन है, ये क्या एक स्वर है। ठीक है, जब हम व्यंजन और स्वर को मिलाते हैं तो क्या होती है, वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो इतना तो आप पहचान लो कि व्यंजन संधि है। ठीक है, जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तो आप ये भी पहचान लो क्या, और ई मिलके क्या बन जाता है, गे बन जाता है। ठीक है, बागीस बन जाएगा। ठीक, देन दूसरा होता है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। देखो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल क्या होता है, देखो अति प्लस आयम, अति प्लस अयम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि में हमने क्या बताया कि देखो कि विसर्ग आ रहा है प्लस और स्वर आ रहा है, मतलब विसर्ग और स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी।
ठीक है, तो इतने में आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट आना चाहिए कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में क्या आपको पहचानने में कोई डाउट आएगा। अगर कोई फिर से डाउट आ रहा है तो एक बार फिर से इसको पीछे करके देखना। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब जब स्वर संधि है क्या, स्वर संधि में बताया गया है जो जब दो स्वर होते हैं वो आपस में मेल कर जाते हैं, जब उनमें परिवर्तन आता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, तो विद्या के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, आ रहा मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पर दोनों ही स्वर है, तो दोनों स्वर के मिलने से यहाँ पर क्या बन रहा है, आ ही बन रहा है, जो कि दीर्घ संधि का यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर हर एक संधि के बारे में। देखो पहले कुछ सूत्र हैं जो मेनली क्या करते हैं, कॉलेज वगैरह में ऐसे सूत्र वगैरह दे दिए जाते हैं, इनको रट लो, आपको दीर्घ संधि पता लग जाएगी, गुण संधि पता लग जाएगी, वृद्धि संधि पता लग जाएगी और यण संधि और अयादि संधि पता लग जाएगी। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम ऐसे आपको बोल दें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखो ये ट्रिक है, यहाँ पर क्या बनाया, ये अच बनाया, ये भी अच। अच मतलब यहाँ पर सारे 9 स्वर लिख दिए मैंने, ए ऐ ऊ री ली ए ओ। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले देखो ये बात मैं बता देता हूँ कि ये हस भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं, इन पर कन्फ्यूज आप मत होना। जो मैंने यहाँ पर ये जो शेर लिखे हुए, ये आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है, हसवा दिगरा, ये भी ऐसी छोटी भी हसवा हो सकती है, दिगरा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि आ के सामने आ आएगा तो इसका दीर्घ हो जाएगा, ई के सामने ई आएगा तो इसका भी दीर्घ हो जाएगा, ऊ के सामने ऊ आएगा तो इसका भी दीर्घ हो जाएगा, री का सामने री आएगा तो इसका भी दीर्घ हो जाएगा, और ली के सामने ली आएगा तो इसका दीर्घ नहीं होता, ली ही रहेगा। तो ये थी स्वर्ण संधि की ट्रिक। एंड देन गुण संधि के बारे में बात करते हैं। अगर आ के सामने, केवल आ के सामने या हसवा हो या दिगरा हो, इनके सामने इनमें से कोई भी आता है, ई आता है, ऊ आता है, री आता है, ली आता है, अगर आ के सामने या फिर बड़े आ के सामने, हसवा दिगरा के सामने ई औ री ली, ठीक है, इनके सामने कुछ भी आता है तो ये किसका हो जाता है, गुण संधि का। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप पहचान सको। जैसे मान लो आपने सब नॉर्मली सभी बच्चे पहचान लेते हैं कि स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि का कौन सा टाइप है इसको कठिनाई होती है पहचानने में। तो आप कैसे पहचान लोगे, यदि आगे सामने इनमें से कोई वर्ण आ रहा है तो आप पहचान लोगे वो गुण संधि है। और देन आता है हमारा वृद्धि संधि, और ए के सामने या हसवा है दिगरा के सामने अगर इनमें से ए औ के सामने कुछ आ रहा है तो आप पहचान लोगे कि वो वृद्धि संधि है। ठीक है, और देन होता है कि यन संधि, तो ई औ री और लिरी, ई औ और री और लिरी के सामने यदि ए आ जाए या फिर ये आ जाए, ठीक है, इनके सामने से देखो ई के सामने ये ए आ जाए या ई के सामने ए आ जाए या ई के सामने ओ आ जाए, कोई सा भी आ जाए, मतलब इनमें से कोई भी किसी के सामने आ जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है यन संधि का। तो यन संधि में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहले जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है इसमें क्या होगा, ई होगा, ऊ होगा, री होगा, ली होगा। ठीक है, अगर पहले पद में इनमें से कोई आ रहा है और इसके बाद इनमें से कोई आ रहा है तो वो यन संधि का एग्जाम्पल है। और अयादि संधि के अंदर अगर इनमें से पहले कोई आ रहा है देन उसके बाद इन पाँचों में से कोई आ रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। तो अभी शायद आपको एक बार इनको अच्छे से कर लेना, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको चीज़ें यहाँ पर अच्छी से समझ में आएंगे। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बता चुका हूँ कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार और बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि भी कह सकते हैं इसको, एंड सवर्ण भी कह सकते हैं, शैवर्ण। ठीक है, सवर्ण दीर्घ संधि भी। सवर्ण कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि सेम वर्ण के सामने सेम का आना ही क्या होता है, उसका दीर्घ हो जाना। जैसे कि यहाँ पर जो सूत्र है वो होता है अक स्वर्ण दीर्घ, अक स्वर्ण दीर्घ। तो अकवर्ण कौन कौन से होंगे, देखो एक बार मैं इसके लिए आपको माहेश्वरी सूत्र दिखाता हूँ, अकवर्ण कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर लिखा है ना कि अक के सामने अगर स्वर्ण मतलब सेम वर्ण आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ कहलाएंगे। जैसे अक प्रत्याहार कौन सा होगा, ए से लेकर कै तक के बीच में कौन कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा, लिरी आ जाएगा। अगर इनके सामने यही सेम आ जाते हैं तो इनका क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है, इनका क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। जैसे यहाँ पर अक यानी ए, यहाँ देखो ये भी हस भी हो सकती है, दीर्घ भी हो सकते हैं। और जो स्वर्ण का मतलब होता है जो दूसरा पद होता है, दूसरे पद, देखो पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, यार देखो ऐसा लगता है ना मुझे जैसे आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मन में ऐसा चलता रहता है। देखो जैसे जो पहला वर्ण था, इस पहले वर्ण के अंदर क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है इनमें से, और दूसरा जो पद है इसके अंदर भी सेम यही स्वर आना चाहिए, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मेरी बात क्या थी, कहने का मेरा अर्थात क्या था कि आपने सूत्र पढ़ा कि स्वर्ण दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अक स्वर्ण दीर्घ। अक स्वर्ण दीर्घ का मतलब क्या हुआ कि
अकस्वर्ण दिखने का मतलब हुआ था कि जो अकवर्ण है, अकवर्ण कौन कौन से होते हैं, ए होता है, आ ए होता है, ई होता है, औ होता है, रिली होता है, री होता है, लिरी होता है। ठीक है, रिली भी आप लिख सकते हो, पर लिरी का यहाँ पर दिगर होता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यानी जो अकवर्ण है, इसके अगर सामने के साथ सेम वर्ण आ जाए, देखो ए के सामने छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है, इसके सामने छोटा आ सकता है, बड़ा, सेम इसी तरह, तो इनका हमेशा क्या होगा, इनका हमेशा दिग्र ही होगा, इनका हमेशा दिग्र ही होगा। तो आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब पढ़ते एक बार डेफिनेशन, जब समान स्वर आसपास आए, जो जब समान जो स्वर होते हैं, ए के सामने ए आ रहा है या छोटे आ के सामने बड़ा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो स्वर्ण दीर्घ संधि इसका हम कर देंगे। अकवर्ण कौन कौन से होते हैं, ए ई औ री ली, तो ठीक है, इनका क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। जब देखो जो इस हमारी डेफिनेशन है ना, वो हमारे काम नहीं आती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर मुझे तो नोट्स दे दो, थ्योरी पढ़नी है, ये थ्योरी इसमें काम आती ही नहीं है। इसमें जो काम आता है वो होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका समझना। ये तो बस उसको तो आप कुछ भी कोई भी लिख सकता है। जब अकवर्ण के बाद ये ही स्वर्ण पर हस्व या दीर्घ रूप में हो, तो ये दोनों के स्थान पर उसी के दीर्घ के रूप में आता है। सेम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक आदेश में तात्पर्य दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आदेश से है। यानी यहाँ एक आदेश से तात्पर्य है कि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आदेश से बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ए ये जो मैंने पहले वाले सूत्र बताए थे, सेम यही है, ई के सामने ई ऊ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। जैसे कि मैं पेज लेता हूँ, वो पेज वाले इंसर्ट करता हूँ। ठीक, जैसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं सुवर्ण दीर्घ संधि का। ठीक है, सुवर्ण दीर्घ संधि का हम एग्जाम्पल लेते हैं, सुवर्ण दीर्घ संधि का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। वैसे तो मैं एग्जाम्पल पहले भी बता चुका हूँ, तो कोई नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। जैसे हीम प्लस आल्य, हीम प्लस आल्य। अब यहाँ पर जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, है लगाएंगे, है के नीचे हलंत लगाएंगे, और इसमें ई लगा हुआ है तो ई लगाएंगे, देन मैं लगाएंगे। ठीक है, और मैं लगाएंगे, और मैं के साथ इसका हलंत लगा देंगे, और इसमें एच छुपा होता है। और इस दूसरे वर्ण में भी क्या होता है, यहाँ पर आवर्ण आ रहा है। तो एवन और आवर्ण, एवन और आवर्ण तब भी आता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है सुवर्ण दीर्घ संधि का। तो सुवर्ण दीर्घ संधि का है था ही क्या, मैंने क्या बताया, चलो वाला टेबल कहाँ गया। ये देखो मेरे सामने इतने सारे पेज हो गए ना। एक तो देखो, ये तो मैंने बताया था, यदि इनके सामने अगर आ के सामने छोटा है या बड़ा है या ई के सामने कोई भी आए, तो वो सब सुवर्ण दीर्घ एग्जाम्पल है। अब जैसे यहाँ पर आ के सामने आ रहा है, तो क्या होगा, बड़े आ का आदेश होता है, यानी बड़ा आ आपको कर देना है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर हीम, हीम आल्य। ठीक है, अब जो ये एक ए वर्ण था, ये तो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है भाई, हमने मैं को कैसे लिखा था, हमने ऐसे ही तो लिखा था, मैं के नीचे हलंत लगा दिया, देन ए लगा दिया, तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर चला गया, जो ये बड़ा आया ये यहाँ पर आ गया, सिंपल। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। देन हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यदि ई के सामने ई आए, तो चाहे हस्व आए चाहे दीर्घ आए, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ले लेते हैं रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। देखो ये आपको ब्रेक करने आनी चाहिए, कैसे ब्रेक करते हैं। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो रे प्लस ए, तो इसके नीचे हलंत लग जाएगा, देन बे, और बे के नीचे हलंत लग जाएगा। इसके अंदर इसके इसमें क्या छुपी है, स्वर है, ये स्वर जुड़ा हुआ है, तो छोटी ई लग जाएगा, देन ई लग जाएगा। ठीक है, आदि नए को हम ऐसे हलंत लगा के लिख सकते हैं, देन दे, और इसमें आर छुपा हुआ है, तो इस तरह से हम आर ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ई प्लस ई बन रहा है, ई प्लस ई बन रहा है, तो ई प्लस ई मिलकर क्या होगा, ये बड़ी ई हो जाएगा, तो रख दो। तो रवि, रविंद्र, क्या इसमें कोई दिक्कत है भाई, छोटी ई थी, ये छोटी को क्या करना है, इन दोनों की जगह आपको क्या लिखना है, बड़ी लिख देना है। देखो अब ये इसमें चला जाएगा, तो रे लिख दिया। अब ये, अब क्या बचा, तो क्या बचा, बे बचा, तो बे और, ठीक है, देखो यहाँ पर बे का आप इसके अंदर भी एक स्वर होगा ए। ठीक, तो ये इसमें मिल जाएगा, तो बे बन जाएगा। देन ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ई बन गई। देन आज इस पूरी हलंत के नीचे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, और दे को ऐसे लिख सकते हैं, और आर को यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा बन जाएगा रविंद्र। ठीक, ये यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। देखो आपको तोड़ना आना चाहिए, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। देन तीसरा था, अब तीसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर हम ऊ को ऊ के साथ मिलाते हैं, तो हम देखते हैं भानु उदय। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं भानु उदय का। ठीक है, तो भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर आप कैसे तोड़ोगे भाई, भय तोड़ोगे, भय के नीचे आप हलंत लगा दोगे, देन ये एक पहले एक आ बनता, एक साथ एक और जुड़ गया तो ये आ बन जाएगा। देन ने बनेगा, तो ने के पीछे यहाँ पर एक और स्वर आ जाएगा, देन ऊ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर फिर एक और ऊ आ जाएगा, तो दो ऊ आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, भय सेम है, ये आ सेम है, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो भय, ये ने है तो ने,
अब इसके अंदर ऊ बन जाएगा तो ऊ और दे और ये तो भानु दे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं पितृणम का, ठीक है, मतलब ऋषि का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे चौथा एग्जांपल हम ले लेते हैं पितृणम का कि पितृ प्लस ऋणम। देखो इसको तोड़ोगे तो पे, इसको आपको तोड़ना क्यों है, बस आप लास्ट वाले को तोड़ो भाई। यहाँ पे तय तोड़ोगे, तय, और उसके बाद आप क्या करोगे, ऋषि जोड़ दोगे, तय के बाद आप ऋषि लगा दोगे, ये ऋषि आपने लगा दिया, यहाँ पर भी आपने ऋषि लगा दिया। तो दोनों ऋषि मिलकर क्या बन जाएंगे भाई, दोनों ऋषि मिलकर क्या बन जाएंगे, तो बड़ा ऋषि बन जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो पितरनम, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पर छोटा ऋषि आ रहा था, अब दोनों ऋषि आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों ऋषि आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऋषि बन जाएंगे। तो बड़े ऋषि को हम ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं नीचे। तो ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारे स्वर्ण दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, ठीक है। देन आता है गुण संधि के। अब देखो गुण संधि का क्या है, तो गुण संधि में क्या बता रहा है, देखो गुण संधि में क्या बताया कि ए वर्ण के बाद, यदि ए वर्ण के बाद आपका जो ये ए वर्ण है इसके बाद ई आता है, ऊ आता है, री आता है, ली आता है, ठीक है। जैसे यह मैंने यहाँ पर समझाया था आपको भाई, मैंने आपको क्या बताया था, गुण संधि क्या बताया, ए के बाद अगर ई आता है, ऊ आता है, री आता है, ली आता है तो उनकी गुण संधि मानी जाएगी। अगर किसी वर्ण के बाद जैसे पहला पद में ए आ रहा है और दूसरे पद में ई और री ली में से कोई आ रहा है तो आप पहचान लोगे इसके अंदर गुण संधि लगा है। और गुण संधि के अंदर हम क्या करते हैं, ए और ई होता है तो ए बन जाता है, और ए और ऊ होता है तो ओ बन जाता है, और ए और री होता है तो अर बन जाता है, और ए और ली री होता है तो अल बन जाता है। इस तरह से आप पहचान सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो ए है वो हस भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। जैसे जो पूर्व वर्ण है, ठीक है, ये यहाँ पर भी ए आ रहा होगा, यहाँ पर भी ए आ रहा होगा, हस्वा दिख रहा, हस्वा दिख रहा, ठीक है। और पर वर्ण मतलब जो दूसरा वर्ण है उसके अंदर यहाँ पर हस्व दिख रहा, हस्व दिख रहा, हस्व दिख रहा कुछ भी हो सकता है, और लिरी का दिख रहा होता ही नहीं है, तो केवल हस्व होता है। तो अब यहाँ पर बताया गया है यदि ए ई के साथ मिलता है तो ए बनता है, ये यहाँ पर भी ऐसे बताया गया, ए ई के साथ मिल जाए या बड़ी के साथ मिल जाए, या बड़ा आ छोटी के साथ मिल जाए, या बड़ी के साथ मिल जाए तो ए होता है। उसी प्रकार से जो ए है वो ऊ के साथ मिल जाए, या हस्वा दिगरा किसी इनके साथ मिलता है तो ओ बनता है, और इनके साथ मिलता है तो अर बनता है, और ए इसके साथ मिलता है तो अल बनता है, ठीक। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए के साथ जब ई के साथ मिलता है तो ए कैसे बनता है। तो इसका बोलते हैं गुण संधि। तो गुण संधि का एग्जाम्पल पहला मान लेते हैं सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र, ठीक है। तो जिसको आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, रे के नीचे हलंत प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ई, और ए और ई मिलता है। देखो यहाँ पर ए आ रहा है और ये ई आ रहा है, ठीक है। इसको आप इस व्यंजन को जब आप तोड़ते हो तो इसके नीचे हलंत लगता है, इसके अंदर से स्वर निकलता है, और ए और ई मैंने क्या बताया, जब ए के साथ ई जुड़ता है, चाहे छोटी ही चाहे बड़ी ही हो, तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो आपको क्या करना है भाई, सेम लगा देना है भाई, सू उतारना है, सू में हमने कोई चेंज नहीं किया था तो सू उतार दिया, ठीक है। और आर में क्या होगा, ठीक है। देखो इनका क्या होगा, ए होगा, तो इनकी जगह हम क्या लगाते हैं, ए लगा देनी है, और इसको हम आर के साथ लगा देंगे तो सु रे, और एक इनकी जगह क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, देन ने और दे रे, तो सुरेंद्र, ठीक है। अभी आप ये मत सोच लेना कि सर यहाँ पर तो आर हलंत लग गया था तो इसको हमने पूरा आर फिर से कैसे लिख दिया। तो ये देखो इसमें केवल होता क्या है कि केवल इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो इसके अंदर आ होता है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से देन ये तो किसका एग्जाम्पल होगा, पहले का। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, इंद्रिया उपकर्मे का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इंद्रिया उपकर्मे। आपको लास्ट से तोड़ना है, ठीक है, शुरुआत से नहीं तोड़ना, लास्ट से तोड़ना है। जैसे यहाँ पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर ऊ आ जाएगा। तो ए और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, देखो ए जब ऊ के साथ मिलता है तो ओ बनाते हैं, तो ये क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इंद्रिय। अब ये मैं सोचूँ सर ये तो यहाँ पर ये हलंत लग गया है तो इसको हम आधी या लिखेंगे, नहीं, बस ये कहता है कि जब यहाँ पर ये दो शब्द मिल रहे हैं ना कि वो ओ में कन्वर्ट होंगे, वो ओ में कन्वर्ट होंगे, जो ये वाला जो है ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो दूसरा पद वाला बताया गया है ना, ये वाला यहाँ पर ओ में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसी के साथ रहता है, ठीक। तभी तो हम इसके नीचे ऐसा नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाना, ओ लगाना है, तो इंद्रिया उपकर्म में, तो इसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और भी एग्जाम्पल है जो मैं पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बस मुझे आप समझाने के लिए आपको समझाना था, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है। अब देखो तो वृद्धि संधि के अंदर क्या बताया कि वृद्धि संधि के अंदर क्या बताया है कि इसका जो सूत्र बताया गया है वो बताया गया है कि वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची में क्या बताया गया, इसको वृद्धि प्लस एच, तो एच के अंदर क्या जाता है, एच प्रत्यार के अंदर क्या आता है, एच प्रत्यार के अंदर देखोगे तो ए ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रत्यार यार मैं बार बार आपको नहीं दिखा सकता कि ये ऐसे है, क्योंकि मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, कितनी बार बताया मैंने, 5 वीडियो ली थी बेसिक की, ठीक है।
तो आप एक बार देखा करो, ठीक। तो देख लेते एक बार, अच प्रत्याहार के अंदर क्या था, ए औ यहाँ पर आ जाता है अच प्रत्याहार के अंदर। तो यही हमने लिखा है कि वृद्धि रेचि यानी वृद्धि के अंदर ए औ यहाँ पर आता है। तो क्या बताया गया था, मैंने क्या बताया था वृद्धि संधि के अंदर, मैंने बताया यदि हस्व आया दीर्घ आ के अंदर इन चारों में से कोई भी आता है तो उसकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो यही वाली बात लिखी हुई है कि अगर इन चारों के साथ ए आता है, ओ आता है, ए आता है, ओ आता है, तो इनकी वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि हो जाएगी, छोटी ए थी तो बड़ी ए हो गई, छोटी होती बड़ो हो गई। तो यहाँ पर भी अगर ये बड़े आते तो भी बड़े ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वृद्धि संज्ञा। अब इसके एग्जाम्पल एक आध देख लेते हैं, वृद्धि संज्ञा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वृद्धि संज्ञा, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एकाएक, एकाएक, तो 1 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको तोड़ेंगे, के नीचे अनंत लगा देंगे, इसके नीचे एल निकाल लेंगे, ए और ए। तो ए और ए मिलकर क्या बनाते हैं, मैंने क्या बताया कि ए और ए मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, ठीक है। जो ये एक ए लगी होती है ना, देखो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये दो ए की बात कर रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल एक ही है, एक ही ए, एक ही ए, अगर सिंगल ए होती तो खाली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो हो जाएंगे, एक ए हो जाएंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि ये वाला जो है ये इसके साथ चला जाता है, केवल इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। अब ये मत सोच लेना इसका हलंत लगाएंगे हम, तो इस तरह से हम एक कर सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल होगा, पहले का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो उष्ण ओदन का, जो हमने पहले भी बताया था आपको, उष्ण प्लस ओदनम। तो उष्ण प्लस ओदनम, देखो क्या करना है, यहाँ से जो न है, न में इसको तोड़ोगे, एक व्यंजन है इसको तोड़ोगे, इसके अंदर स्वर छिपा होगा, तो एक स्वर छिपा होगा, ए छुपा होगा, ए और ओ मिलके क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं, बड़ी ओ बना देते हैं। ए और ओ मिलके बड़ी ओ बना देते हैं। तो अब क्या कर दोगे, तो ये वाला जो है इसके अंदर चला जाएगा, ये अब इसके ऊपर क्या लग जाएंगे, दो लग जाएंगे यहाँ पर, तो उष्ण ओदनम हो जाएगा, ये वाला ए यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है वृद्धि संज्ञा भी। देन आता है यण संधि। अब यण संधि के अंदर क्या है, देखो यण संधि के अंदर आता है इको यण इची, इको यण इची। तो इक वर्ण आता है, इक वर्ण का यहाँ पर इन वर्ण को कन्वर्ट करने का आदेश दिया गया है। तो पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया था यण संधि के अंदर, मैंने बताया था कि पहले वर्ण के अंदर, पहले जो शब्द है उसके अंदर ये चार वर्ण आपको अंतिम में मिलते हैं, और उसके बाद ए मिलता है, या ये चारों वर्ण किसी के आगे मिलते हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, ये यण संधि के एग्जाम्पल आपके होते हैं, मतलब ये यण संधि मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ई औ री और ली के साथ यदि ए आता है, ए आता है, औ आता है, या ए आता है, ठीक है, या एक और ओ छोटी वाली ओ आता है, तो ये सारे वर्ण के सामने, अगर इन वर्ण के सामने, ई के सामने ये भी आ सकता है, 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 और ये भी आ सकता है। मतलब ई के सामने अगर कोई सा भी वर्ण आता है तो उसको ये में कन्वर्ट करेंगे, ऊ के सामने इनमें से कोई वर्ण आता है तो वे में कन्वर्ट करेंगे, री के सामने इनमें से कोई वर्ण आता है तो रे में कन्वर्ट करेंगे, और ली के सामने इनमें से कोई वर्ण आता है तो लिरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है सूत्र के अंदर, इक यण इची, मतलब इक वर्ण को यहाँ पर किसमें आदेश दिया गया है, यण वर्ण में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो इक कहाँ पर है, अब आप इक ढूंढो, तो इक वन ई आ रहा, के आ रहा, तो ई औ री और ली, तो ये इक वन कौन से हो जाएंगे, ई औ री और ली, किस में कन्वर्ट करना है, यन वर्ण में कन्वर्ट करना है। तो यन ढूंढो, तो ये रहा, न ये रहा, तो ये बे रे ले, तो ये बे रे ले, ठीक है। तो इसलिए सूत्र से आप पता लगा सकते हो कि इक वर्ण को यन वर्ण में आपको कन्वर्ट करना है, तो ई का ये में हो जाएगा, ऊ का बे में आ जाएगा, री का रे में हो जाएगा, ली का ले में हो जाएगा। पहले तो मैंने बताया यन संधि को आपको कैसे पहचानना है, मैंने उसके लिए आपको यहाँ से बताया कि यदि इनके सामने अगर ए आ जाता है या ये चार वर्ण आते हैं तो आप पहचान लो कि यन संधि होता है। और इनके सामने से यदि इनमें इन चारों के सामने इनमें से कुछ भी आता है, अगर ई के सामने इन चारों में से कुछ आता है तो यह होता है, ऊ के सामने इन पाँचों में से कुछ भी आता है, चार नहीं पाँच होते हैं, पाँच में से कुछ भी आता है तो वह होगा, और री के सामने इन पाँचों में से कुछ आता है तो रे, ली के सामने कुछ भी आता है तो यहाँ पर लिरी हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ तो शायद बेहतरीन क्लियर हो आपका। देखो यन संधि का एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं, परनी प्लस अस। तो हमने इसको तोड़ा तो यहाँ पर क्या आएगा, न प्लस छोटी ई आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। तो इन दोनों को देखा, ये छोटी ई आ रहा है और ए आ रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर छोटी ई के सामने यानी जो पहले पद के अंदर ई आ रहा है और इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा है तो ई को हमेशा ये में कन्वर्ट करना है, ई को हमेशा ये में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, लिख दो ई को अब ये में कन्वर्ट कर दो आप। तो क्या करना है आपको, यहाँ से पर नी, ये सेम, ये वाला तो सेम ही रहेगा भाई, ये वाला सेम ही रहेगा। और इसके अंदर से ही देखो, इसके अंदर से ई निकल गई तो ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, परनियथ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दैन दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि तू प्लस अधिकम, तू प्लस अधिकम। देखो तू में क्या आ रहा है, तू आ रहा है, तू के अंदर क्या है, तय को आप तोड़ोगे तो तय आ रहा है प्लस ऊ आ रहा है, तय आ रहा है प्लस ऊ आ रहा है प्लस
ए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करा, ऊ के सामने ए आ रहा है। देखो मैंने बताया था ऊ के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो ऊ को हमेशा वे में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आदत है लिख सकते हैं, आदत है, ठीक है। देखो हम आदत है लिख सकते हैं, और ई और ऊ को क्या हम लिख सकते हैं, बे लिख सकते हैं, बे। तो क्या हो जाएगा, तो अब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। देन उसके बाद अधिकम। अब देखो यहाँ पर एक आपको पक्का डाउट आ रहा होगा, सर कभी तो आप तू को यहाँ पर तू को कभी आधा लिख रहे हो, कभी पूरा लिख रहे हो। देखो पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था सुरेंद्र करके, सॉरी सुर प्लस इंद्र, ऐसे बताया था कुछ, जिसके अंदर मैंने आपको तोड़ना बताया था कि रे को तोड़ोगे, देन इसको ए को तोड़ोगे, देन इसका ई आ जाएगा। तो हमने बताया ए और ई, ये बताया था ना अभी यहाँ पर आपको कि ए और ई ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ए और ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सुरेंद्र बन जाएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर सर हमने आधा आर नहीं लिखा। देखो बच्चों ये जो था ना, ये जो था इसके अंदर क्या था, ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ पर जुड़ा जाता है। लेकिन जब हम किसी के अंदर, जैसे यहाँ पर जो तोड़ा गया था वो इसके अंदर से तोड़ा गया था, ये इसके अंदर से तोड़ा गया था, कि तू के अंदर यहाँ पर इससे तोड़ा गया था ऊ, ठीक है। ये आपको सब प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे, ठीक। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर यन संधि। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ठीक है। इतना ही बहुत है क्योंकि हमें कंप्लीट भी कराना है, बहुत ज़्यादा हो गया है। अयादि संधि। अब देखो अयादि संधि का यहाँ पर सूत्र दिया गया एच ओ ए वे आव, यानी बताया गया जो एच वर्ण है, एच वर्ण कौन कौन से होते हैं आपको, अब ये भी आप माहेश्वरी सूत्र के अंदर देख सकते हो कि जो एच वर्ण होते हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ एच वर्ण, इसके अंदर ए ओ आ जाएंगे, तो ये हो जाते हैं हमारे एच ए ओ। तो इनका किस में कन्वर्ट करना है, इनको हमने ए एम ए अब में, ठीक है, आए में अब में, इस तरह से यहाँ पर कन्वर्ट आपको ये करने हैं, ये आव आयाव और आयाव, ठीक। तो इसको मैं एक बार अपने से दिखाता हूँ। मैंने अयादि संधि के बारे में क्या बताया, मैंने बताया था कि इन चारों वर्ण के सामने इन पांचों में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, अयादि संधि कहलाएगी। यही चार वर्ण है, यही चार वर्ण है, और इनके सामने ये पांच वर्ण है, ये पांच वर्ण है, इनके सामने से कोई भी आ जाएगा तो अयादि संधि कहलाएगी। और इनको यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देना है, यदि ए के सामने ए आता है, ई आता है, कोई भी आता है तो ए में बन जाएगा, और ओ के सामने इनमें से कोई भी आता है तो अब बन जाएगा, ए के सामने इनमें से कोई भी आ जाता तो आए बन जाएगा, और ओ के सामने इनमें से कोई भी आता तो आप बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, चलो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ गया पेज, ये रहा। देखो अयादि संधि का आप एग्जाम्पल देखो एक बार, अयादि का, जैसे कि मैं बोलता हूँ गणे प्लस अति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़ोगे तो ए प्लस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए के सामने ए आना, ये बना ना, ए के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, घन यति बन जाएगा। तो यह में इसको हम किस में कन्वर्ट कर दो, यह में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, घन यति बन जाएगा। और अगर आप उसको ब्रीफ में देखना है तो आप ऐसे तोड़ो, गे को तोड़ा तो ए आया, और यहाँ पर ने को तोड़ा देन ए आया, और ई को तोड़ा देन ई तोड़ा, देन ते तोड़ा, देन ए तोड़ा। इसको पूरे को तोड़ लो, ये मैं चुका हूँ बेसिक में आपको। तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जुड़ रही है तो इसका हम क्या कन्वर्ट होगा, ए कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसमें से जो ए है तो ये इसमें चला जाएगा तो ये अलग बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पहले ऐसा था तो गणे, फिर ये आ जाएगा यहाँ से और टी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिंपल है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। इस कै को जैसे मान लो कोई कै है तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, और ये अगर ये आधा न है तो इसको हम, जैसे मान लो कि आधा कै है तो इसको हम कै हलंत लगा के लिख सकते हैं, या आधा कै है जैसे आधा न है तो इसको न हलंत लगा के लिख सकते हैं, या फिर न हलंत है तो इसको हम आधा न लिख सकते हैं, सॉरी आधा न। तो ये सर बहुत सारे पॉइंट है जो आपको नॉर्मली ऐसे पता होना चाहिए, जो पते भी होंगे मैंने भी आपको बताया। तो इसी के साथ आपको यहाँ पर यन संधि भी कंप्लीट होता है, अयादि संधि भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और ज़्यादा एग्जाम्पल है तो पिछली वाली वीडियो में देखिए, वहाँ पर भी मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा तो ये वीडियो भी करीब 1 घंटा की पहुँचने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि आप इतनी बड़ी वीडियो हो, क्योंकि बच्चे वीडियो बड़ी हो जाती है तो डर जाते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। कौन सी संधि की, पूर्व रूप संधि की। तो पूर्व रूप संधि में क्या होता है, एड के अंदर ए आता है, ओ आता है, पद अंत आंधी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी पदांत ए और ए के बाद यदि हस्व आए, मतलब कह रहा है कि जो ए और ओ है तो उसके पद के अंत में अगर ए आता है तो, ठीक है। जैसे कि मैं नॉर्मली आपको समझाता हूँ, जैसे ये बताया गया है जो ए और ओ है,
जो ए और औ, अगर इसके जो जो दूसरा पद है उसमें अगर ए आता है तो इसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से। इसका जो नाम होता है वो होता है अवग्रह। यदि ए और औ में अगर लास्ट में ए आता है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं अवग्रह में। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है को प्लस अपी, को प्लस अपी। तो को प्लस अपी में क्या हुआ यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है और दूसरे पद के अंदर में ए आ रहा है। तो ओ और ओ मिल गई ना, सीक्वेंस मिल गया। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अवग्रह में। तो को अपी यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है ना वो आपको अपने नोट्स बनाने हैं और उसके अंदर नीचे लिखने हैं ये एग्जांपल। ठीक, देन होता है पररूप संधि। पररूप संधि क्या होती है, एड पररूपम। तो इसमें भी क्या बताया गया है, ए और औ, मतलब ये ना एड एड ये यहाँ पर। तो एड के अंदर क्या करा गया है, यहाँ पर ए और औ के, ए और औ, यानी कि अगर ये ए और औ के आगे अगर उपसर्ग आ रहा है तो इसका कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ए आ रहा है यहाँ पर तो इसके आगे उपसर्ग आ रहा है तो इसके कोई रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका क्या, अगर जो ये ए है इसके ऊपर लग जाएगी तो परिजति हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और भी एग्जाम्पल मुझे करवाने चाहिए थे तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए। अगर उसमें भी काम लगते हैं तो आप मुझे खुद एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। ऐसे कोई नहीं है कोई ऐसा एग्जाम्पल होंगे। वैसे और एक और मैं बता देता हूँ, सभी के आपको दो दो एग्जाम्पल आपको याद करने ही है। सभी के आपको दो दो एग्जाम्पल याद करने हैं, ये बात आप नोट कर लेना। अगर आप किसी के दो दो एग्जाम्पल याद नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने सोचा कि हमें बनाना आगे तो क्या जरूरत है याद करने की। देखो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के प्रकार बताइए और उन सभी के दो दो एक एक एग्जाम्पल बताइए। अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं याद आएगा तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, टाइम वेस्ट हो सकता है इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टली याद कर लेना एक तरीके से। ठीक है, अगर डायरेक्टली याद होगा तो आप लिख दोगे, आप टाइम भी बचा लोगे। तो इस प्रकार से हमारी स्वर संधि कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। और चैनल को मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन वाले साइड में करोगे तो हाइप वाला ऑप्शन आएगा, हाइप कर दिया करो, 2 से 3 बार हाइप करा करो दिन में, ताकि पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए। मतलब ट्रेंडिंग में तो खैर कहीं जाएगी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोट हो सके। ठीक है, और पढ़ते रहिए।